नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता आत्मकथ्य पर आधारित यह कार्यक्रम। प्रसाद की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। कविता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर निराला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण के प्रबुद्ध विद्वान हैं, स्वयं एक कवि भी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर एक प्रबुद्ध अध्यापक हैं। भाषा शिक्षण में उनकी गहरी रुचि है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता आत्मकथ्य पर। बातचीत के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला जी। डॉक्टर विवेक निराला छायावादी काव्य के विशिष्ट अध्येता हैं। डॉक्टर निराला, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर निराला, हम जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता आत्मकथ्य पर बातचीत आरंभ करें इससे पहले विद्यार्थियों के लिए उचित होगा कि आप जयशंकर प्रसाद के जीवन का कुछ परिचय विद्यार्थियों के लिए दें। जी डॉक्टर साहब, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। जी। काशी की अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा रही है। जी। ज्ञान, दर्शन और आध्यात्म की उस परंपरा से परिचित होते हुए प्रसाद जी ने अपने व्यक्तित्व का विकास किया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं। एक कवि के रूप में तो हम उनसे परिचित हैं ही, इसके अलावा नाटक, एकांकी, उपन्यास और अपने कथा साहित्य में भी प्रसाद जी का अपना विशेष योगदान है। प्रसाद जी छायावाद के उन्नायक हैं। उन्नायक का अर्थ है आरंभकर्ता। जी। तो छायावाद का आरंभ प्रसाद जी ने किया। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक प्रसाद जी ने छायावाद की भावुकता, कोमलता को लेकर के अपनी कविताओं को निर्मित किया है। हम जब उनकी कविताओं पर बात करते हैं तो उनकी इन विशेषताओं पर भी हमें नज़र रखनी होगी। छायावाद का निर्माण कैसे करते हैं, एक तरह से छायावाद को वह अपना सिद्धांत भी देते हैं, सिद्धांतकार के रूप में भी हमें उन्हें याद रखना चाहिए। बहुत सुंदर परिचय आपने कवि जयशंकर प्रसाद और उनके कृतित्व का दिया। निसंदेह है ये परिचय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा।
जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत कविता का विवेचन और विश्लेषण हम लोग करें, इससे पहले यदि आप आत्मकथ्य कविता का पाठ प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अवश्य डॉक्टर साहब। ये कविता है आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना, औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पाठ आपने इस कविता का किया और कविता के इस वाचन से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कविता का पाठ करने और कविता को पढ़ने की एक समझ उनमें विकसित होगी। अब हम लोग जयशंकर प्रसाद की इस कविता की क्रमशः यदि व्याख्या करते चलें तो वह विद्यार्थियों की समझ के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ज़्यादा लाभप्रद होगा। जी डॉक्टर साहब, कविता आरंभ होती है, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आप देखिए कि कविता में जी कवि कह रहा है कि जो मधुप है जी वह भी गुनगुना कर जैसे अपनी कहानी कह रहा हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मधुप गुनगुना करके अपनी उस आत्मकथा को व्यक्त कर रहा हो जिसकी आकांक्षा आप मुझसे करते हैं। जी मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। यह जीवन वृक्ष की पत्तियां यह गिर रही हैं, यह इतिहास होता जा रहा है। और इस तरह इस अनंत नीलिमा में, इस अनंत आकाश के नीचे जितने भी प्राणी हैं, जो भी सृष्टि है, जी सबके जीवन का अपना अपना इतिहास है। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जी इस प्रकार अपनी कथा कह कर के यह सब उस अपने जीवन का एक तरह से उपहास करते हैं। अपनी कथा को सबके सामने रख कर यह उपहास ही है, अपना ही मजाक उड़वाना है। जी तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह सागर रीति। तब भी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं अपनी कथा सब कह डालूं, लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अंततः तुम्हें यह खाली गागर ही मिलेगी। इसमें ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है जिसके बारे में मैं व्यक्त करूं
प्रकट करूं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले जी अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जी प्रसाद जी कहते हैं कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने को समझो कि तुम ही यह गागर खाली करने वाले हो। जी मैं तो अगर अपने दुखों के बारे में कह दूंगा, अपनी वेदना के बारे में कह दूंगा, जी तो तुम हो सकता है कि यह गागर खाली करने वाले अपने को समझो जी और तुम्हें लगे कि तुमने हमारे दुखों का, हमारी वेदना का पता लगाकर जी तुमने अपनी गागर भर ली है। लेकिन एक गहरा व्यंग भी प्रसाद जी करते हैं बहुत कोमलता से कि कहीं उन लोगों में तुम भी तो शामिल नहीं हो जिन लोगों ने मेरी इस जीवन व्यथा की गगरी को खाली किया हुआ है, खाली किया हुआ और तुम्हें सुख मिलेगा भला, है। जी क्यों तुम अपनी गागर तो भर लोगे जी। मेरे दुखों की कथा सुन करके, लेकिन यह गागर रीति है, खाली है। खाली ही है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, जी भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यह जो मेरा सरल स्वभाव है, जी इसकी हंसी मैं कैसे उड़वा दूं, इसका कैसे मजाक उड़वाऊं, क्योंकि यह तो छल होगा। मेरी अपनी भी भूलें इसमें शामिल हैं। यह कवि की एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है जी कि मेरी अपनी भूलें भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें जगत के तमाम छल भी शामिल हैं। कवि के साथ जुड़े लोगों ने जो उसके साथ छल किए हैं, जो उसे धोखे दिए हैं, वह भी इस कथा में शामिल है। निश्चित सम्मिलित रहेगा। जी तो उन्हें कहकर मैं कैसे अपनी सरलता का मजाक उड़ाऊं। मजाक उड़ाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। अब इन पंक्तियों में कवि अपने उस प्रेम की स्मृति का वर्णन करता है। जी मधुर चांदनी रातें कहकर कवि कहता है कि अब आप देखें चांदनी छिटकी हुई हो जी तो समूची सृष्टि में एक उज्ज्वलता का प्रसार होता है। जी इसीलिए कवि यहाँ उज्ज्वल गाथा भी कहता है। जी चांदनी छिटकी हुई है तो उसकी भी जो कथा है जी वह कलंक कथा नहीं है, उसकी भी अपनी उजली गाथा है, उज्ज्वल गाथा है। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जी डॉक्टर साहब, एक पंक्ति यहाँ छूट गई, मिला कहाँ वह सुख है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जी यही विडंबना है जी। कि जो सुख के स्वप्न देखे थे कवि ने, जी वह स्वप्न तो उसे मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मिलने से और पहले ही वह भाग गया। मिलने से पहले ही उससे अलग हो गया। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये कवि की, जी और इन पंक्तियों को पढ़ते हुए जी मध्यकालीन कवि देव का वह छंद याद आता है। जी झहरी झहरी झीनी बूंदी है परती, जी 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 घहरी घहरी घाटा घेरी है गगन में। जी उसमें अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि चाह्यो उठ बेई को उठना ही चाहा, जी सो उठ गई निगोड़ी नींद, नींद उठ गई, जी और मेरे भाग्य उसी जागने में सो गए। सो गए। बहुत सुंदर। आँख खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, जी वेई बूंदें छाई हैं आंसू हुए दृगनी में। जी को कहते हैं कि वह जो स्वप्न था जी वह स्वप्न तो टूट गया, और ऐसा लगा कि उस स्वप्न के साथ मेरे भाग्य भी सो गए। जी 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 और आँख खोल करके देखा तो वह सुख, जी जिस सुख के स्वप्न देख रहे थे, जी वह प्रिय के स्वप्न जी वह तो नहीं ही है। और जो स्वप्न में जो घटा घिरी हुई थी, जी लगता है कि जैसे उसकी बूंदें वह आँखों में छलछला आई हैं, वहीं आँखों में छाई हुई हैं। बहुत सुंदर तुलना की डॉक्टर साहब आपने। लगभग वैसा ही भाव जी। इन पंक्तियों में मिलता है जी जब कवि कहता है कि आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जी छायावादी कवियों की एक विशेषता भी यहाँ है जी
कि वह अपनी व्यथा कथा को व्यक्त करना नहीं चाहते। जी एक गोपन, एक पर्दादारी लगातार उनमें बनी रहती है। जी और आप देखिए कि निराला के यहाँ जो छायावाद के कवि हैं, प्रसाद के समकालीन कवि हैं, जी वो कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो अपने दुख की कथा, अपने इस दुखी जीवन की कथा को जी वह व्यक्त नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि क्या कहूँ। जी दरअसल इस क्या कहूँ में ही सब कुछ कहना सब कुछ कह रहे हैं। जी जी वैसे ही प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जी यह छायावाद की शब्दावली का अद्भुत उदाहरण है जी कि अरुण कपोल, जी इन गालों की तुलना गुलाबी रंग से की जाती है। जी तो यह जो गालों की लालिमा है, जी जैसे इसी लालिमा की छाया, वह अनुराग का रंग भी लाल है, प्रेम का रंग भी लाल है। जी जी तो वह लालिमा उषा यानी भोर, भोर सुबह की जो लालिमा है, वह भी जैसे इन गुलाबी गालों की लालिमा को ले लेती है। जी और सुहाग यानी सौभाग्य, जी मधु छाया यानी उसी प्रेम की छाया, जी उसकी स्मृति पाथेय बनी है। थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो ये क्यों मेरी कंथा की। जी जी वह जो स्मृति है, जी वह जो यादें हैं, जी कवि कहता है कि यही मेरे जीवन का संबल है। जी उन स्मृतियों के सहारे ही जैसे कवि अपने जीवन को जीता चला जा रहा है। जी जी यहाँ डॉक्टर साहब, स्मृतियों को पाथेय मानने से क्या अभिप्राय है? स्मृतियों को पाथेय का अर्थ है पथ पर जाने वाले के लिए आश्रय, जी संबल। जी जी अब पथ पर जो जाता है, जिसको लंबी यात्राएं करनी होती हैं, जी वो अपने साथ कुछ खाद्य सामग्री भी रखता है, खाने पीने का सामान भी रखता है, जी कुछ धन भी रखता है। और इसी को कवि कहता है कि मैं जो पथिक हूँ, यह जीवन के पथ में जी तुम्हारी स्मृतियाँ ही मेरे लिए पाथेय हैं, यानी मेरी इस जीवन यात्रा के संबल के रूप में वे ही सुखद स्मृतियाँ हैं जिन्हें कवि गोपन रखना चाहता है। जी कहता है कवि कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जी कंथा, यह शब्द आता है। कंथा कहते हैं गुदड़ी को। जी तो ये बनारस का शब्द है क्या सर? बनारसी शब्द है कोई, वहाँ का देशज शब्द है? हाँ, जी देशी शब्द है। उस देशी शब्द तो गुदड़ी है दरअसल। जी। कंथा तो फिर भी तात्समिक कर देते हैं जी। प्रसाद जी। पुराने कपड़ों को सिलकर गुदड़ी बनाई जाती है। और यह स्मृतियाँ जो विगत की स्मृतियाँ हैं, जो पुरानी यादें हैं, जी इन्हीं से उन स्मृतियों की गुदड़ी गुथी हुई है। जी। तो कहते हैं कि इसकी सीवन को, इसकी सीलन को उधेड़ करके क्यों तुम इन्हें बिखरा देना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। देखिए, मनुष्य का जीवन तो बहुत छोटा सा है, जी और इसी छोटे से जीवन में ही मनुष्य की सारी बड़ी कथाएं कही गई। सारे महाकाव्य, सारे बड़े उपन्यास अंततः इस मनुष्य के जीवन से ही तो रचे गए हैं। तो इसीलिए कवि कहता है कि छोटे से जीवन, एक और तो जीवन की क्षणभंगुरता, इस देह की नश्वरता, इसकी ओर कवि संकेत करता है, और दूसरी ओर कहता है कि इस मनुष्य के छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं मैं कैसे कह दूं, और क्या मेरे लिए यही अच्छा नहीं होगा कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह दूसरी कथाएं सुनता रहूं, औरों की कथा सुनता रहूं, और अपने
बारे में मैं मौन ही रहूं। वह जो मेरी व्यथा, मेरे दुख जो सोए हुए हैं, उन्हें वैसा ही सोता रहने दूं, उन्हें जगाऊं ना। अंतिम पंक्तियों में प्रसाद कहते हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जिसे मैंने व्यक्त किया कि वो कहते हैं कि तुम भला मेरी कथा सुनकर के क्या करोगे, उसमें ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। जो दुख हैं, जो स्मृतियां हैं, वे मेरी नितांत निजी स्मृतियां हैं, और वह सो रही हैं जो व्यथाएं, उन्हें क्यों व्यर्थ जगाते हो। मुहावरे में कहें कि जख्म क्यों कुरेदते हो। तो इस तरह कवि अपने दुखों का वर्णन करने से बचता है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी व्याख्या आपने विद्यार्थियों के लिए की। विद्यार्थियों के लिए व्याख्या उपादेय और फायदेमंद होगी। विद्यार्थी इससे कविता को सीखने में रुचि विकसित करेंगे। कविता की व्याख्या के साथ साथ कुछ सहज स्वाभाविक से सवाल हम लोगों के मन में उठते हैं, यदि आप उनका भी निदान कर पाएं तो हमारे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आत्मकथा के संदर्भ में एक मोटी समझ ये है कि आत्मकथा लिखने के लिए ज़्यादा साहस और ज़्यादा ईमानदारी की अपेक्षा होती है, अपने ही प्रति ज़्यादा निर्मम होने की एक अपेक्षा होती है। राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ताओं के संदर्भ में तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा लिखी जाने वाली आत्मकथाओं में या कवियों द्वारा लिखे जाने वाली अपनी आत्मकथाओं में क्या कोई बुनियादी अंतर है? बिल्कुल, दरअसल व्यक्तित्व का फर्क है जी। राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वह सार्वजनिक जीवन जीता है जी। तो सार्वजनिक जीवन जीने वालों की कथाएं भी लगभग सार्वजनिक ही हो जाती हैं। जी। जो कवि लिख रहा है या जो कवि आत्माभिव्यक्ति करता है, उसकी ईमानदारी में कोई शक या कोई संदेह नहीं है। जी। लेकिन जो द्वंद्व है निजता और सार्वजनिकता का, जी। यह मेरा अपना निजी दुख है, जी। इसे सार्वजनिक कैसे कर दें, जी। यह द्वंद्व ही और यह विनम्रता कवि की होती है कि वह आत्मविज्ञापन नहीं करना चाहता, उससे बचता है। आत्मविज्ञापन से बचाव जी। और अपनी विनम्रता के चलते वह अपनी कथा को उस तरह से आत्मकथा के रूप में व्यक्त नहीं करता जिस तरह से दूसरे व्यक्तित्व करते हैं। जी। साहित्य में दरअसल अपनी बातें तो वह कहता ही रहता है, अलग से आत्मकथा जैसी कुछ लिखने की उसकी कोई कोशिश वह नहीं दिखती। एक संकोच का भाव दिखता है, एक संकोच का भाव जी होता ही। संकोच और विनम्रता दोनों। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा और थी जो अक्सर विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद भी होती है और विद्यार्थी जिसे जानना भी चाहते हैं, वह चर्चा होती है इस कविता के शिल्प पक्ष को लेके। यदि इस कविता के शिल्प पक्ष के बारे में, इस कविता की भाषा के बारे में, भाषा के सौंदर्य के बारे में आप कुछ बताएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। देखिए, कविता की भाषा तो छायावादी भाषा ही है जी। और भाषा का संबंध जीवनानुभव से होता है। जी। जी। कवि अपने अनुभवों से ही अपनी भाषा की निर्मित करता है, अपनी भाषा रचता है। और आत्मकथा में चूंकि कवि को अपने दुखों और अपनी कथा के बारे में बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रखनी है, जी, इसलिए कविता की भाषा में लाक्षणिकता जी वह है। जी। और एक चीज़ और है जो तत्समता आ रही है और जो कोमलता है, उसके पीछे कारण यह भी है जी कि प्रसाद जी के समय में ब्रजभाषा और खड़ी बोली की काव्य भाषा के बनने का जो द्वंद्व था, टकराहट थी, उसमें कवि को यह साबित करना था कि खड़ी बोली में भी मधुर भावों को व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए कवि इस तरह की भाषा यहाँ पर रचता है। जी जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर विवेक निराला ने जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता आत्मकथ्य से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए
न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता अर्थात प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। चर्चा परिचर्चा के द्वारा ही उनके प्रश्नों का समाधान भी दें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम